हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है आपका 5 अप्रैल और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होने वाली है 9 अप्रैल को। यानी कि आपके केवल 4 दिन अब ऐसे हैं जो शेष बचे हैं फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होने को। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिसमें कि पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 3 भाग हैं। पहला भाग हिंदी का है, दूसरा भाग उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का है और तीसरा भाग में रीजनिंग जीके सभी आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसका आंसर प्लीज़ एक पेपर में नोट कर लीजिए, ताकि आप लास्ट में कमेंट करके बता सकें कि आपके 100 में से टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। इससे आपको अपने स्तर का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा देने जाओगे तो वहाँ पर आपके किस लेवल के मार्क्स जो है आएंगे, क्योंकि आपको पेपर का लेवल लास्ट में तक पता चल जाएगा कि यह किस तरह का पेपर था और आपके मार्क्स भी कितने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न भाग क हिंदी से है, जिसका क्वेश्चन है राजेश्वरी में कौन सी संधि है। राजेश्वरी में हमें संधि बतानी है, कौन सी है। तो देखिए, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा इस प्रकार से, राजा धन ऐश्वर्य। तो राजा प्लस ऐश्वर्य करके राजेश्वरी बनता है। और आपको दिख रहा होगा संधि में आ और ऐ का मेल हो रहा है, तो यहाँ पर ऐ की मात्रा बन जा रही है। देखिए, राजेश्वरी में जौ पे ऐ की मात्रा लगी है। और जब भी ऐसा होता है कि ऐ कॉमा औ की मात्रा लगती है, तो इन दोनों मात्राओं में कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि होगा। तो आप अपने आंसर भी नोट करते जाइए, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं, वो भी सब देखते जाइए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विलोम, पर्यायवाची, इन सभी से हिंदी में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये कंपलसरी है। तो प्रत्येक में आपको बताना है कि उपसर्ग कैसा होगा। किसी भी चीज़ का उपसर्ग बताने के लिए आपको उसकी संधि करना अनिवार्य होता है। तो अगर प्रत्येक में आपको उपसर्ग बताना है तो पहले इस तरह से उसकी संधि करनी होगी। प्रतिधन एक मिलकर क्या बनता है? प्रत्येक बनता है। अब देखिए, जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगते हैं, तो यानी कि ये जो प्रति है वही इसका उपसर्ग है, क्योंकि इसका जो ये मूल शब्द एक है उसका एक अर्थ है। जब भी मूल शब्द का कोई अर्थ होता है तो उसके आगे वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है? उपसर्ग कहलाता है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, अमीर लोगों से संबंधित पत्रकारिता को क्या कहा जाता है। ऐसी पत्रकारिता जो अमीर लोगों से संबंधित होती है, यानी कि सेलिब्रिटीज़ के बारे में जब हम कुछ छापते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो उस पत्रकारिता को क्या कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शंस आपके पास हैं और राइट आंसर आपका हो जाएगा पेज 3 पत्रकारिता। ठीक है, पेज 3 पत्रकारिता अमीर लोगों से संबंधित पत्रकारिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा है, इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो है तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें विलोम युग्म है। तो एक ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा जो विलोम नहीं है। देखो, पाप और पुण्य, यानी कि उल्टा हो रखा है, पाप का पुण्य, ठीक है। अधिक न्यून, ये भी आपका विलोम है। गुण दोष क्या है? विलोम है। अब देखो, वृहद विशाल लिखा है यहाँ पर, तो वृहद और विशाल का दोनों का अर्थ एक ही होता है। वृहद का भी मतलब बड़ा ही होता है और विशाल का मतलब भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, तालव्य व्यंजन है। तो उच्चारण के आधार पर आपसे पूछा जाता है कि कौन से वर्ग के व्यंजन स्वर किस ध्वनि से निकल रहे हैं, किस उच्चारण स्थिति से हैं। तो देखिए, तालव्य वह व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में जो हमारी जिह्वा होती है वो मुंह के ऊपर के भाग में, ठीक है, मुंह के ऊपर के भाग को टच करती है। तो अब देखिए, यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम च, छ, ज, झ बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे मुंह के ऊपर वाली परत को
टच करती है। तो चौ छो जो झो क्या हो जाएगा, तालव्य व्यंजन हो जाएगा। अब जो बी में ऑप्शन है टो ठो डो ढो, तो इसको बोलने पर हमारी जीवा क्या होती है, ऊपर तो टच होती है लेकिन मुड़ जाती है। तो ऐसे व्यंजन को क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो इसका उच्चारण मूर्धन्य के द्वारा होता है। अब है ऑप्शन सी में पौ फौ बौ भौ, तो इसको बोलने में जो है हमारे होंठ आपस में मिलते हैं। तो जब भी होंठ आपस में मिलते हैं तो ऐसे व्यंजन कहलाते हैं ओष्ठ व्यंजन। तो ओष्ठ इसका राइट आंसर होगा। फिर है हमारा ऑप्शन डी में तौ थो दो धो। ठीक है, तौ थो दो धो में क्या हो रहा है, हमारी जो जीभ है वो बोलने पे कहाँ पे टच हो रही है, दांतों में टच हो रही है। तो ये दंत्य व्यंजन है, ये क्या होंगे, दंत्य व्यंजन। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है। तो सभी का आप संधि कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा उपसर्ग रहित है, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। विमोचन में वि उपसर्ग लगा है, ठीक है, संगम में सम लगा है, और प्रत्यर्पण में प्रतिधन अर्पण लगा है, ठीक है, लेकिन क्रोध में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमसे पूछा है एहसान न मानने वाले के लिए हमें एक शब्द बताना है, क्या होगा। ऐसा व्यक्ति जो काम करने के बाद, काम हो जाने के बाद, मदद हो जाने के बाद कोई भी एहसान नहीं मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कृतघ्न। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कृतघ्न। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा जनसंचार वाले लेसन से, जिसमें पूछा है आधुनिक संचार का माध्यम नहीं है। आधुनिक यानी कि आजकल जो ऐसे माध्यम जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं वो कौन सा नहीं है। तो देखिए आजकल फेसबुक भी यूज़ हो रहा है, रेडियो भी यूज़ होता ही है, और अखबार भी यूज़ होता ही है। लेकिन नुक्कड़ नाटक जो है, अब नुक्कड़ नाटक जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए। कहीं कहीं पर कभी कोई स्पेशल प्रोग्राम के लिए नुक्कड़ नाटक कराए जाते हैं। तो नुक्कड़ नाटक को हम एक तरह से पारंपरिक संचार का माध्यम कह सकते हैं। अगर हमसे अब पूछा जाए कि पारंपरिक संचार के माध्यम कौन से हैं, तो नुक्कड़ नाटक उसमें आ सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा परिपत्र। तो सभी राज्यों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है परिपत्र, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुहावरा में दिया गया है अंडे का शहजादा, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो पता लगाइए क्या अर्थ हो सकता है। बचपन से अमीर हो सकता है, छोटी जागीर का मालिक हो सकता है, बुद्धिमान, या फिर अनुभवहीन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवहीन। तो अंडे का शहजादा का अर्थ होता है जिसके पास कोई भी अनुभव नहीं होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना किस अलंकार का लक्षण होता है। जब हम सेम दिखने वाली चीज़ों को एक दूसरे के समान मान लेते हैं, ठीक है, तो उस वक्त वो अलंकार होता है भ्रांतिमान अलंकार, क्योंकि हमें उस वक्त भ्रम हो जाता है कि यह दोनों वस्तुएं जो सेम सेम दिखाई दे रही है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस तरह से आप अलंकार का पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है हिंदी साहित्य से, जिसमें पूछा गया है शैलेश मटियानी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर आपको उपन्यास याद होंगे तो आप ज़रूर बता देंगे कि जो शैलेश मटियानी का उपन्यास है वो है ऑप्शन ए छोटे छोटे पक्षी। तो शैलेश मटियानी ने कई उपन्यास, कहानियाँ इत्यादि लिखे हैं, तो उनको आपको याद करना है। छोटे छोटे पक्षी उनका एक उपन्यास के अंतर्गत आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमसे पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो आपको बताना है कि मैंने कौन सा शब्द सही तरीके से, शुद्ध तरीके से लिखा है। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद को किस तरह लिखा जाता है, आशीर्वाद को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है। तो ये तो आपका अशुद्ध हो गया। दृष्टिकोण को देख लेते हैं। दृष्टिकोण को इस तरह से दो के नीचे र लगाकर, री की मात्रा लगाकर इस तरह से लिखा जाता है। तो ये है दृष्टिकोण का शुद्ध रूप। तो इसका मतलब दृष्टिकोण भी मैंने गलत लिखा है। फिर आते हैं हम उज्ज्वल पर। उज्ज्वल को सेम
जैसे मैंने लिखा है उसी तरह लिखा जाता है। 2 बार आधे जौ वो पर लग जाते हैं। तो ये आपका शुद्ध शब्द हो गया उज्ज्वल। राइट आंसर आपका उज्ज्वल हो जाएगा। फिर एक बार परंपरागत देख लेते हैं। परंपरागत में जो म होता है वो आधा होता है, प पर वो लगा होता है। तो इस तरह से परंपरागत शुद्ध रूप से लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। इस तरह से बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो कि हमें लगता है कि ये सही है लेकिन वो अशुद्ध होते हैं, तो उनको एक बार देखकर एग्जाम में जाने की ज़रूरत होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक और प्रश्न हिंदी साहित्य से यहाँ पर लिया है, जिसमें पूछा है शिरीष के फूल किसकी रचना है। शिरीष के फूल जो है रचना है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है शैलेश मटियानी जी को, और साथ ही इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है कथा शिल्पी। कथा शिल्पी और उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार दोनों ही नाम से शैलेश मटियानी को जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें हमसे एक चिन्ह के बारे में पूछा है। इसमें बोला है कि और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जब भी हम और लिखते हैं इसका मतलब है हमारा वाक्य जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके पहले हम कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं। इसमें बोला है पूर्ण विराम लगा सकते हैं क्या, अल्प विराम, या फिर प्रश्नवाचक, या फिर उपयुक्त जो सभी हैं वो कोई भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी जो है इन सभी का प्रयोग हम और से पहले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और से पहले कोई भी हमारा जो है विराम चिन्ह इसलिए नहीं आता है क्योंकि और का मतलब होता है हमारा जो वाक्य है अभी इनकम्प्लीट है, हमें अपनी बात पूरी करनी है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला है मोहन नहीं आने वाला है। मोहन नहीं आने वाला है यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं आज्ञावाचक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या फिर नकारात्मक। तो देखिए यहाँ पर बोला है नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर जो नहीं है वो नकारात्मक वाक्य के लिए प्रदर्शित होता है। तो मोहन नहीं आने वाला है एक नकारात्मक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में यूज़ होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ताप, काज, शांति, समुद्र हमें ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए तद्भव शब्द इसमें से होगा काज। तो काज जो है वो किसका बना है, कार्य का तद्भव बना है। तो कार्य इसका तत्सम शब्द होता है और काज तद्भव है। बाकी सभी तत्सम शब्द लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है आपका बंटी उपन्यास बंटी की माता का नाम क्या था। तो देखिए जो आपका बंटी है ये जो उपन्यास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की ये रचना है और महादेवी वर्मा जी की कई रचनाएं जो है पूछी जाती है। उनके आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में भी पूछा जाता है। तो आपका बंटी जो उपन्यास है उसमें जो बंटी की माता है उनका नाम था शकुन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा शकुन। नेक्स्ट और लास्ट हिंदी का 20 क्वेश्चन है यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो वह कौन से सन में दिया गया था। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो महादेवी वर्मा है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अपनी यामा काव्य संग्रह के लिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा, जिनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1982 में उनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इस तरह से हमारे हो गए हिंदी के 20 MCQ कंप्लीट। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने इसमें मार्क्स आ रहे हैं। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं भाग ख, जिसमें कि मैंने लिए हैं उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के प्रश्न, जिसमें कि आपको उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से करंट अफेयर भी दिखेगी, साथ ही उत्तराखंड की जितनी भी टॉपिक होते हैं, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड की हिस्ट्री, सभी से संबंधित मैंने क्वेश्चन वहाँ पर लिए हैं। तो ये है हमारा भाग ख। ठीक है, इसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगी, जैसा कि आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलते हैं। तो आपसे मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि अपने क्वेश्चन के आंसर सुनने से पहले
पहले एक पेज में अपने आंसर्स लिख लीजिए ताकि आपको अपने लेवल का अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट इसीलिए सॉल्व करते हैं, इसलिए सॉल्व नहीं करते हैं कि सिर्फ हम देखें और उसका आंसर जानें, बस याद करके चले जाएं, इसलिए नहीं, बल्कि खुद अंदाज़ा लगा के अपना एक मॉक टेस्ट की तरह इसको लीजिए। चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपना भाग खोज, जिसमें कि 21 क्वेश्चन हमारे पास है। भोजपत्र वृक्ष बर्च मिलता है। तो देखिए यह जो वृक्ष है वो उत्तराखंड में मिलता है, लेकिन उत्तराखंड की कौन सी जगहों में मिलता है? अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी में या फिर विंध्याचल में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यह मिलता है हिमालय में। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट है अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। तो देखिए अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? यह स्थित है पिथौरागढ़ में, और यह प्रसिद्ध भी है किसके लिए? सबसे अधिक कस्तूरी मृगों के लिए अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा वन्य जीव विहार है जहाँ सबसे अधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें बोलते हैं कि गलत युग्म आपको चयन करना है। तो यहाँ पर 3 जो है राइट हैं और 1 आपका रॉन्ग दिया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल में है, बिल्कुल सही है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी पिथौरागढ़ में है, जो कि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। विंसर वन्य जीव विहार आपका अल्मोड़ा में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन नंदा देवी नेशनल पार्क आपका किधर है? चमोली ज़िले में यह है, ठीक है। यह भी एक नेशनल पार्क है जो कहाँ है? चमोली ज़िले में है। अब इसके बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं कि जो नंदा देवी नेशनल पार्क है उसको विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा रखा गया है 1988 में। तो ये आपको याद रखना है कि यूनेस्को ने 1988 में नंदा देवी नेशनल पार्क को क्या किया है? विश्व धरोहर की सूची में रखा है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है। सल्ट शहीद मेला राजकीय मेला कब घोषित किया गया? तो इसको आप समझ सकते हो उत्तराखंड की करंट अफेयर के रूप में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सल्ट शहीद मेले को राजकीय मेला घोषित किया। कब? 5 सितंबर 2022 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमसे बोला है उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2022 पूछा है, 2021 नहीं पूछा है, क्योंकि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 2021 से हुई है। लेकिन उत्तराखंड में जो 2021 में चुने गए लोग थे उनको 2021 में पुरस्कार नहीं दिया गया किन्हीं कारणों से, तो 2022 में ही सभी लोगों को पुरस्कार दे दिया गया था। लेकिन जो 2021 वाले लोग हैं उनका नाम आपको अलग याद रखना है। 2021 में 5 लोग थे, उसी तरह से 2022 में भी 5 लोग थे। अब इन 10 नामों को आपको अलग अलग कर याद करना है। तो चलिए आपको बताना है 2022 में किसे पुरस्कार दिया गया। तो देखिए नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी कौन है? संगीतकार है, प्रसिद्ध संगीतकार है। उन्होंने हमारी संस्कृत को बचाने के लिए कई प्रयास किए हैं। तो इनको मिला है आपका 2021 में, ठीक है, 2021 में इनको नामित किया गया था। फिर आती हैं बछेंद्री पाल, जो कि उत्तराखंड से पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट इन्होंने सर्वप्रथम फतेह किया था। तो बछेंद्री पाल को भी 2021 में ही नामित किया गया था। फिर आते हैं अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी जो है प्रसिद्ध पर्यावरणविद है और इनको भी 2021 में ही नामित किया गया। अब आते हैं लास्ट हमारे वीरेन डंगवाल। तो वीरेन डंगवाल जो है वो क्या है? प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उत्तराखंड से साहित्यकार और पत्रकार दोनों हैं। तो इनको किया था 2022 में। तो 5 लोगों के साथ एक व्यक्ति यह भी थे जो कि 2022 उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के लिए नामित हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीरेन डंगवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा है उत्तराखंड बजट 2023-24 जो है कब पेश किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 2023।
साथ ही आपको याद रखना है 14 मार्च 2023 को उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है विधानसभा में पेश की गई। ठीक है, क्या पता आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को कब पेश किया गया, तो आपका उस वक्त राइट आंसर 14 मार्च 2023 होगा, लेकिन बजट के लिए 15 मार्च 2023 राइट आंसर होगा। बजट जो है किसने पेश किया था? हमारे वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने, और उन्होंने ही उत्तराखंड सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 को भी पेश किया। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 27 से शुरुआत करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमसे पूछा है बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किस राज्य को प्रथम स्थान मिला। तो बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया, जिसमें कि प्रथम राज्य कौन सा आया? हमारा उत्तराखंड, जो कि बहुत ही गौरव की बात है। तो उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला, और यह पुरस्कार आपको जगदीप धनखड़ कौन है? जगदीप धनखड़ हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने 27 सितंबर 2022 को यह पुरस्कार हमारे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी को दिया। ठीक है, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज। तो उन्होंने दिल्ली में हो रहे एक कार्यक्रम के दौरान 27 सितंबर 2022 को प्रथम पुरस्कार लिया, जो कि बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड को दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर हमसे उपाध्यक्ष पूछा है। अगर हमसे पूछा होता राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तब हमारा राइट आंसर रितु खंडूड़ी होता, लेकिन उपाध्यक्ष में हमारा जो राइट आंसर होगा विजया बर्थवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सन 1962 में। क्वेश्चन नंबर 30 है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि उत्तराखंड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक जयानंद भारती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 धातुकालीन स्थल नैनी पातल कहाँ स्थित है। तो देखिए अंदाज़ा लगाइए नैनी पातल कहाँ हो सकता है। पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली या अल्मोड़ा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 32 है सन 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 में जो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ, पहला अल्मोड़ा अधिवेशन हुआ, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। उसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 33 है यारसा गुम्बा क्या है। तो यारसा गुम्बा एक शब्द है जिसका मतलब होता है कीड़ा जड़ी। तो इस तरह से जो ये औषधि होती है, तो राइट आंसर आपका औषधि हो जाएगा। और ये औषधि आपकी कहाँ पाई जाती है? सामान्यतः पिथौरागढ़ और चमोली, जो कि उत्तराखंड के सीमांत जिले हैं, यहाँ अधिकतर यह पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। यानी कि उत्तराखंड के ऐसे कितने ज़िले हैं जो हम बाहर के जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं तो उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, पड़ोसी देशों से। तो देखिए हम पहले उत्तराखंड के मैप को रिकॉल कर लेते हैं अपने माइंड में और देखते हैं कौन से ज़िले जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में आ रहा है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ जुड़ा हुआ है नेपाल और चीन दोनों से। इसकी सीमा नेपाल और चीन दोनों से लगती है। फिर आता है एक उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की सीमा चीन से लगती है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक चमोली आता है। तो चमोली की सीमा कहाँ लगती है? चमोली की भी चीन से ही लगती है, चीन से लगती है। तो ये हमारे पास 3 ज़िले ऐसे हो गए जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। फिर एक उधम सिंह नगर और चंपावत है, और इन दोनों की सीमा नेपाल से लगती है। तो 3 ज़िले हमें पहले से पता थे, और 4 और 5। तो इस तरह से हमारे पास 5 ज़िले ऐसे हो गए जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है। अब एक बात ध्यान में ये रखनी है कि जो ये 5 ज़िले हैं, इनमें से एक ज़िला ऐसा भी है पिथौरागढ़, जिसकी सीमा चीन और नेपाल दोनों ही देशों से लग रही है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी बन के आ सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 2 देशों से लगती है। तो राइट आंसर पिथौरागढ़ होगा उस वक्त, और अभी राइट आंसर क्या है? 5 जिले ऐसे हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35
जनगणना से सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला तो हरिद्वार है, लेकिन यहाँ पर हमसे सबसे कम वाला पूछा है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तरकाशी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसने की थी? तो महादेवी वर्मा नहीं करना है, रामेश्वरी भटनागर भी नहीं करना है, महादेवी पंत भी नहीं करना है। राइट आंसर इसका है महादेवी भटनागर। महादेवी भटनागर ने महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, आइरिन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? आइरिन पंत का जन्म स्थान है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान कितना है? उत्तराखंड का स्थान है 7वां। तो भारत खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड 7वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को क्या कहा जाता था? तो जब उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा होती थी तो रास्तों में बने विश्राम गृह होते थे, तो उनको चट्टी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नांकित में ध्यांति एवं रियांति का संबंध किससे है? तो यह दो शब्द ऐसे हैं जिनकी मीनिंग होती है। ध्यांति का मतलब होता है जो विवाहित लड़कियां होती है, ध्यांति यानी कि विवाहित महिलाएं। रियांति का मतलब होता है जो अविवाहित लड़कियां होती है, जो कुंवारी लड़कियां होती है। अब इनका जो संबंध है एक जनजाति से होता है, और ऐसी जनजाति है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। वहीं जो गढ़वाल मंडल है, तो गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी जनजाति है, और यह अधिकतर देहरादून जो जिला है वहाँ पाई जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? बाल सभा की स्थापना 1935 में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे उनका आपको नाम बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सत्य प्रसाद रतूड़ी। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराखंड आंदोलन के रामपुर तिराहा कांड पर आधारित लघु फिल्म रक्त रंजित के निर्माता निर्देशक कौन है? देखो, उत्तराखंड आंदोलन जो हुआ था, रामपुर तिराहा कांड आपने सुना ही होगा, तो उस पर एक शॉर्ट फिल्म बनी थी, उसका नाम है रक्त रंजित। तो आपसे कभी भी ये फिल्म का नाम भी पूछा जा सकता है, तो रक्त रंजित के निर्माता निर्देशक का नाम हमें बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जयदेव भट्टाचार्य। साथ ही आपको जगवाल फिल्म के निर्देशक का भी नाम याद रखना है। जगवाल फिल्म के निर्देशक हैं पारेश्वर गौड़। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, निम्न में किसके द्वारा बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका कालसी का उत्खनन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा TN रामचंद्रन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है, राज्य में सर्वप्रथम आलू की खेती कब शुरू हुई? सर्वप्रथम आलू की खेती 2003 में तो शुरू नहीं हुई होगी, तो आपको इन तीनों ऑप्शंस में उसे बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1823 में राज्य में सबसे पहले आलू की खेती शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 में सुमेलित नहीं है जो मेला, वह बताना है। तो गबला मेला जो है पिथौरागढ़ में लगता है, उसके बाद खलंगा मेला देहरादून में लगता है, काश्तकार मेला चमोली में लगता है, लास्ट है खरसाली मेला। तो खरसाली कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो खरसाली मेला जो है उत्तरकाशी में लगता है, लेकिन यहाँ पर पौड़ी में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च स्थित है? यह स्थित है अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात है एक? तो सुमित्रा नंदन पंत एक कवि के रूप में विख्यात है, लेकिन किस प्रकार के वो कवि हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छायावादी कवि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 48 है, बद्रीदत्त पांडे थे? तो बद्रीदत्त पांडे जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास करके बुक लिखी है, तो वो क्या थे पूछा है। तो कुली बेगर आंदोलन के वो नायक थे, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी ये थे, हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है उत्तराखंड में जो जेंडर बजट है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो उत्तराखंड के जेंडर बजट की शुरुआत हुई थी सन 2007 से 8 में। क्वेश्चन नंबर 50 है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना किनसे संबंधित है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, यह योजना अल्पसंख्यकों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो देखिए पिथौरागढ़ में निवास करने वाली भोटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है बुलाक जो कि एक आभूषण है वो किस अंग में पहना जाता है। तो देखिए बुलाक जो है महिलाओं के द्वारा नाक में पहना जाने वाला एक आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 53 है हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हुड़किया बोल गाया जाता है रोपाई और गुड़ाई के दौरान। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे पूछा है किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है। तो राइट आंसर आपको बताना है कि किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 55 है कौन सी मृदा उत्तराखंड में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त मृदा है। तो देखिए ऑप्शन दिए हैं आपको लाल मिट्टी, तराई मिट्टी, ज्वालामुखी मृदा या दोमट मिट्टी। तो सही उत्तर इसका है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी गन्ने एवं धान की पैदावार के लिए उपयुक्त होती है और गन्ने एवं धान की पैदावार अक्सर तराई जिलों में उधम सिंह नगर, नैनीताल और आपका देहरादून, हरिद्वार इस साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन से ऐसे गवर्नर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल का जो बंदोबस्त है वो सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 57 है राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी। तो बताना है उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी। खनन नीति हुई थी 4 अप्रैल 2001 में। 4 अप्रैल 2001 में राज्य खनन नीति की घोषणा की गई थी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें कि पूछा गया है कस्तूरी मृगों हेतु केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई। सही जवाब इसका हो जाएगा सन 1972 में कस्तूरी मृग हेतु केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है न वकील न दलील न अपील उक्ति प्रचलित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल कहते थे न वकील न दलील और न अपील। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा उत्तराखंड जीके से लास्ट क्वेश्चन है निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तहसील बतानी है टिहरी की तहसील धनसाली है, सही है। देहरादून में विकासनगर तहसील है। पिथौरागढ़ में बेरीनाग तहसील है। चमोली में मोरी दिखाया गया है लेकिन ये मोरी जो तहसील है वो किस ज़िले में आती है, ये उत्तरकाशी ज़िले में आती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अभी हमारे भाग ख के भी कितने प्रश्न, टोटल 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरुआत करते हैं भाग ग के लिए। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा भाग ग जिसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज और रीजनिंग दोनों से, साथ ही भारत और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। तो अब आपको फिर से वही करना है, अपने क्वेश्चंस को आंसर सुनने से पहले नोट कर लेना है और बताना है कि आपके कितने मार्क्स टोटल 100 में से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमें दिया गया है कि जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है उसका लिंगराज मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है। तो देखिए उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ लिंगराज मंदिर है और यह नागर शैली में बनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के लिए सबसे अधिक समय लेता है। तो ऐसे ग्रह का नाम है बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य के चक्कर लगाने में भी अधिकतम समय लेता है बाकी सभी ग्रहों से। क्वेश्चन नंबर 63 है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे पूछा है कामागाटू मारू क्या था। ये क्वेश्चन आपसे कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में भी पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर है चीन का यह एक आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। तो देखिए कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत का नाम है ये कामागाटा मारू। ये जापानी जलपोत था कामागाटा मारू। क्वेश्चन नंबर 65 है संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो संकोश नदी जो है किस किस राज्यों के बीच में सीमा बना रही है, तो यह राज्य है असम तथा पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल के बीच में यह सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है किसी नृत्य में रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। ऐसा कौन सा डांस है जहाँ पर रमतुला नामक वाद्य यंत्र बजाना अनिवार्य होता है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है हारुल नृत्य। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास है निम्न में कौन एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तमिल व्याकरण ग्रंथ का नाम है तोल्कापियम। क्वेश्चन नंबर 68 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इस संशोधन द्वारा समाहित किया गया है। तो वह कौन सा संशोधन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन। इसके द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो भारत में लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करता है, संसद में प्रस्तुत करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 71 है हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो सही जवाब हो जाएगा कालीबंगन में। क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे पूछा है कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। तो IBM का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 73 है DVD किसका उदाहरण है। तो DVD उदाहरण होता है ऑप्टिकल डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 74 है कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ होती है। तो कंट्रोल और शिफ्ट जो है वो आपकी मॉडिफायर प्रकार की कुंजियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है पास्कल क्या है। तो देखिए यह आपका कंप्यूटर से एक क्वेश्चन है कि पास्कल क्या है। पास्कल एक प्रकार की कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो ऑप्शन डी हमारा एक भाषा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पास्कल एक लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है कंप्यूटर में संग्रहित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। फाइलों के संग्रह को, तो कंप्यूटर में फाइलों के संग्रह को डायरेक्टरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है स्पैम क्या होते हैं। तो आपने मेल में यह नाम सुना होगा, स्पैम होता है जो कि हमारे अनचाहे मेल होते हैं। तो ऐसे मेलों को अनसॉलिसिटेड मेल कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, अनसॉलिसिटेड ईमेल। क्वेश्चन नंबर 78 में हमसे पूछा है निम्न में सही कथन कौन सा है। तो पहला कथन आपके पास है CD-ROM में प्रोग्राम दोबारा लिखे जाते हैं। तो यह कथन आपका बिल्कुल गलत है। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। रोम की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, रीड ओनली मेमोरी। तीसरा कथन है CD-ROM ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, तो यह भी गलत है। लास्ट में इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन बी ही हमारा सही है। रोम में प्रोग्राम जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और रैम में टेम्परेरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखिए शिक्षण की बात चल रही है यहाँ पर, शिक्षण अध्यापन सामग्री, तो यह किया गया हमारे देश के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जादुई पिटारा लॉन्च किया गया, जो कि शिक्षण की अध्यापन एक सामग्री है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास करंट अफेयर से है। वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ब्राज़ील,
और 2023 की बात होती तो राइट आंसर आपका भारत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 81 है, G20 सदस्य देशों को कितने समूहों में बांटा गया है। तो G20 वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 भाग बनाए गए हैं। तो पांचों भागों में से आपके 4 देशों को रखा गया है। तो इस तरह से 4 देश आपको पांचों भागों में रखे गए हैं। पांचों भागों में रखने के बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से इनको नाम दिया गया है। और हर बार जो ये 4 देश होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि अगले साल इन चारों में से कौन सा देश जो है G20 की अध्यक्षता करेगा। इसी तरह से हर बार हर किसी की टर्न आती है और 4 देश मिलकर ग्रुप वाले जो 4 देश होते हैं वो सुझाव देते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 5। तो 5 देशों का समूह बनाया गया है जिनमें 4 देशों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। तो लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सप्तकिरण में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सप्तकिरण में 7 पॉइंट दिए गए हैं जिन पर फोकस रखा गया है। मानव पूंजी निवेश, पूंजीगत खर्च और समग्र कल्याण इसके अंतर्गत आता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण इसके अंदर नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान रहा। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका हो जाएगा 14वें स्थान पर। तो उत्तराखंड जो है सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का देश भर में 14वें नंबर पर इसका स्थान रहा। क्वेश्चन नंबर 85 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बहुत ही इजी सा सवाल है ये। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, पृथ्वी से मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो आपको पता ही होगा सबसे पहला स्थान तो रूस का है और अब हमें बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का स्थान कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए। मानव और कुत्ते दोनों के कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज होम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 90 में, इंटरनेट बीज रोपित करने वाला पहला नेटवर्क था। तो सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था जिससे कि इंटरनेट हमें मिला था। सबसे पहले आया था अर्पानेट। अर्पानेट से हमें मिला था अब इंटरनेट। ठीक है, तो पहला नेटवर्क जो है अर्पानेट था। इस तरह से भी पूछा जाता है कि सूचना पथ को क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट ही सूचना पथ कहलाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट 10 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं जिसमें कि मैंने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं क्योंकि आपने जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लिए हैं, साथ ही कंप्यूटर के भी देख लिए हैं। अब रीजनिंग के देखते हैं। 91 में पूछा है कि 5372 को 51 लिखा जाता है और 9351 को 54 लिखा जाता है, तो 7354 को क्या लिखा जाएगा। अब देख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला वाला देखना है पहले कि 5372 को 51 कैसे बनाया गया होगा। तो आपको कुछ ना कुछ इसमें दिमाग लगाना है कि हो सकता है इनको ऐड किया होगा, हो सकता है इनको मल्टीप्लाई किया होगा। तो देखिए 5372 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 5 + 3 + 7 + 2, इनको हमें ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 5 15 16 17। तो देखिए इसका 17 हो रहा है, लेकिन लिखा 51 है। तो किस तरह से लिखा होगा। देखो 17 की अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 17 3 जा कितना होता है 51 होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 9351 को हमने 54 लिखा, तो 9 + 3 + 5 + 1 करेंगे तो कितना होगा 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 5 15
16, 17, 18। तो 18 को हमने लिखा है 54। अब 18 को 54 किस तरह से लिखा गया है, तो 18 की टेबल पढ़ेंगे तो 18 3 जा ही 54 होता है। तो इसका मतलब है कि 3 जा करना है, ऐड करने के बाद 3 जा कर देना है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए फिर हम ऐड करते हैं 7 3 + 5 + 4, इनको ऐड करते हैं। 7 3 10 होता है, 5 15 होता है और 4 19 होता है। अब 19 को हमें क्या करना है, 19 की टेबल 3 जा तक पढ़नी है। तो 19 की टेबल 3 जा तक पढ़ेंगे तो हमारा 57 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92। ये हमारी दिशाओं से संबंधित सवाल है। इसके लिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा कहाँ होती है, बाएं कैसे चला जाता है, दाएं कैसे चला जाता है। अब देखिए, अब पूछा है एक व्यक्ति अपने पूर्व में 2 किलोमीटर चलता है। पहले आपको दिशाओं का ज्ञान इस तरह से होना चाहिए, पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है और दक्षिण इधर होता है। अब हमसे पूछा है पूर्व में 2 किलोमीटर, यानी कि इस तरह से यह 2 किलोमीटर चल रहा है, इस तरह से हम लिख देंगे। फिर वह बाईं ओर 1 किलोमीटर चलने के बाद, बायां यानी कि उसका चेहरा इस तरफ है तो उसका उल्टा हाथ, बायां हाथ इस तरफ होगा। तो 1 किलोमीटर इस तरफ चल गया है। अब 2 किलोमीटर दाएं चलता है। अब उसका मुंह इस तरफ है तो इसका मतलब उसका सीधा हाथ, दायां हाथ इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर वो 2 किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर। वापस वो 2 किलोमीटर दाएं चलता है। अब उसका मुंह इस तरफ है तो उसका सीधा हाथ इस तरफ होगा, तो 2 किलोमीटर वो वापस चल रहा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि उसका मुंह जो है वो किस दिशा की ओर है, तो नीचे की ओर है। अब नीचे को कौन सी दिशा आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिण दिशा नीचे को आती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण दिशा। इस तरह से दिशाओं के सवाल आपको सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, हमें कोड दिया गया है ABC को हमने क्या लिखा है, CBA। किस तरह से लिखा है, ABC को हमने CBA किस तरह लिखा है। अगर आप जस्ट इसका उल्टा रिवर्स करते हैं तो देखिए C पहले आएगा, B दूसरे नंबर पे, फिर A, CBA। तो अब हमें बताना है JKL। JKL को हम किस तरह से लिखेंगे, तो हम रिवर्स कर देंगे इस तरफ को। तो पहले L लिख देंगे, फिर दूसरे नंबर पे K लिख देंगे, फिर लास्ट में J लिख देंगे। अब हमें ढूंढना है LKJ ऑप्शन में कहाँ है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन B में LKJ है। तो ऑप्शन B आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, हमसे पूछे हैं ये छोटा बड़ा वाले क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें हमसे बोला जाता है कि ये लंबा है वो छोटा है। तो देखिए, रीता राजू से लंबी है, तो हमें इस तरह से बनाने होते हैं ये। ठीक है, इस तरह से। तो रीता, तो ये है रीता जो कि क्या है, राजू से लंबी है, तो राजू इसका मतलब छोटा होगा। ठीक है, ये है राजू। अब देखिए, लेकिन पूजा से छोटी है। जो रीता है राजू से तो लंबी है लेकिन पूजा से छोटी है, तो इसका मतलब पूजा लंबी होगी दोनों से ही। तो पूजा मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, राजू पूजा से छोटा है। राजू किधर है, राजू हाँ ऑब्वियसली छोटा ही है, पर सोनम से बड़ा है। पर ये जो राजू है वो सोनम से बड़ा है, तो इसका मतलब सोनम राजू से छोटी होगी। कितनी छोटी होगी, इतनी छोटी होगी। तो ये होगी हमारी सोनम। सबसे छोटा कौन है पूछा है, तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ, लास्ट में सोनम ही सबसे छोटी दिख रही है। पहले राजू था लेकिन अब सोनम छोटी हो गई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनम। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में। अब हमसे यहाँ पर वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बोला है कढ़ाई, बर्तन और खिलौने का संबंध हमें किस प्रकार से दिखाएंगे। तो कढ़ाई, बर्तन और खिलौना, इनमें से जो कढ़ाई और बर्तन है वो एक ही गुट में आ जाएगा। कैसे, क्योंकि जो बर्तन है, बर्तन के अंतर्गत हम कढ़ाई को रख सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये तो बर्तन कहलाएगा, ये है बर्तन, और अंदर वाला क्या कहलाएगा, कढ़ाई कहलाएगा। उस तरह से खिलौना इन दोनों से बिल्कुल अलग है, तो उसको अलग एक गोले में दिखा देंगे जो कि खिलौना होगा। तो इस तरह से हमारे ऐसे गोले बनेंगे कि एक के अंदर एक और एक अलग से। तो ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, आग का संबंध अगर पानी से है तो भूख का संबंध किससे होगा। तो आग का संबंध पानी से किस प्रकार है, देखिए, जब आग लगती है तो उसको किस तरह बुझाया जाता है, पानी डालकर बुझाया जाता है। उसी तरह जब भूख लगती है तो उसके लिए क्या किया जाता है, भोजन लिया जाता है ताकि भूख शांत हो जाए। ठीक है, तो भोजन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 हमें दिया गया है, कैलेंडर से ये क्वेश्चन है जिसमें बोला है यदि 5 अप्रैल को बुधवार है तो 25 अप्रैल को कौन सा दिन होगा।
तो देखिए एक ही महीने के अंदर वाला सवाल दे रखा है, तो ये आप काउंटिंग करके भी निकाल सकते हो। और देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, 5 अप्रैल को क्या है, बुधवार है। तो 5 में अगर आप 25 तक जाना चाहते हो तो जल्दी से कैसे जाएंगे, तो हर हफ्ता क्या होता है, 7 दिन का होता है। तो 5 + 7, 5 + 7 कितना होता है, 12। यानी कि 5 तारीख को अगर बुधवार है तो 12 तारीख को भी बुधवार ही होगा। अब अगर हम 12 में भी 7 जोड़ दें तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा। तो 19 में भी आपका 19 तारीख को भी वेडनेसडे होगा। हमें जैसे तैसे 25 तक पहुंचना है। अब देखो अगर हम 19 में पहुंच गए हैं तो 19 में भी अगर हम 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। 26 के दिन भी वेडनेसडे होगा। तो इसका मतलब हमें 25 का बताना है। तो 26 को अगर वेडनेसडे है तो 25 को कौन सा डे होगा, ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे को मंगलवार कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। तो इस तरह से जब आपको थोड़ा सा दूरी में पहुंचना होता है तो आप हफ्ते के 7 दिन को ऐड करते हुए आगे चलिए। जो दिन आपका पहला दिन होगा ठीक उसमें 7 ऐड करने पर 8वां दिन आपका वही वार होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। तो यह आपके रक्त संबंध से संबंधित सवाल है। तो जो वह महिला है वो इशारा कर रही है और वो कह रही है वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है। इस तरह के सवाल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, बस उनकी जो लैंग्वेज है वो कन्फ्यूजिंग होती है, इसलिए हम उनको स्किप भी कर देते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं महिला। हम यहाँ पर बनाते हैं एक महिला। तो ये है एक महिला, ठीक है। तो ये महिला हो गई। अब वह एक इशारा कर रही है कि जो वह है, तो वह मतलब एक इंसान ही होगा कोई। तो वह मेरे पुत्र यानी कि वह को अभी हम स्किप कर देंगे। तो यह है महिला। तो मेरे पुत्र यानी कि महिला का जो एक बेटा होगा, मेरे पुत्र के पिता, उसके बेटे का जो पिता होगा वो उसका पति होगा, हस्बैंड होगा। के पिता यानी कि हस्बैंड के भी पिता यानी कि उनके ससुर, दादाजी कह सकते हैं उस बच्चे के। तो ये आपके ग्रैंडफादर हो गए। पिता का इकलौता पुत्र है। अब इनका इकलौता पुत्र यानी कि उस महिला का हस्बैंड है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो आपको पता चल गया, पति उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, विषम छांटने हैं। विषम का मतलब होता है ऑड, यानी कि जो सबसे अलग है वो छांटना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 169, 144, 81 दिया है और साथ में 65 दिया है। तो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होता है कि कौन सा आपको अलग दिख रहा है। इस तरह के सवाल में वर्ग या फिर घन भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं। तो देखो 169 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। वर्ग कैसे निकालते हैं, जब दो सेम अंकों की गुणा होती है तब निकालते हैं। 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। और 65 किसका वर्ग है, किसी का भी वर्ग नहीं है, ठीक है। 8 का हो सकता था अगर यहाँ पर 64 होता। तो यहाँ पर सबसे ऑड क्या मिला आपको, ऑप्शन डी 65। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर इस प्रैक्टिस सेट के, जो कि है सीरीज़ पूरा करने वाला क्वेश्चन। श्रृंखला पूरी करनी है और बताना है कि इस स्थान पर क्या आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं श्रृंखला किस तरह से बन रही है। तो देखिए 15 के बाद सीधे 31 आया। इसका मतलब 15 2 जा तो 30 होता है, लेकिन एक उसमें बढ़ाकर लिखा है। तो देखो 2 जा 30 होता है, एक बढ़ाकर लिख देना है। 31 में भी अगर 2 जा हम करेंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। तो हमने 63 लिख दिया है यहाँ पर एक बढ़ाकर। अब सीधे हम डायरेक्ट 27 का 2 जा करते हैं। 27 का 2 जा करने पे हमें क्या मिला, कितना मिला, 54 मिला। हाँ 54 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर ये जो 27 है उसकी जगह पर 127 है। इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप एक बात देखेंगे, जब हम 63 का 2 जा करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 जा 12, 126 आएगा। तो 126 से एक बड़ा क्या होता है, 127 होता है, ठीक है। तो आप जब ये पूरी सीरीज सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक हुई है, 127 यहाँ पर लिखा गया है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे करने के लिए 127 का क्या करना पड़ेगा, 2 जा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 जा कितना हो जाएगा, तो 2 जा आपका हो जाएगा 2 1 जा, यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 जा आपका
4 हो जाएगा। अब हमें एक प्लस करना है तो 255 हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर हमें दे रखा है 255, तो यहाँ पर ये 127 है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हो गए हैं हमारे पूरे प्रैक्टिस सेट जो है 100 क्वेश्चन के सॉल्व। अब आपको बताना है कि आपके पूरे प्रैक्टिस सेट में 100 में से कितने मार्क्स आए और आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आपके लिए प्रैक्टिस सेट किस लेवल का था, इजी, मॉडरेट या फिर टफ लेवल का, तो ये भी आप मुझे कमेंट में बताना। और साथ ही इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। इसकी जो पूरी PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी। टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, और अगर लिंक से वो नहीं खुलता है तो भाविनी पांडे करके टेलीग्राम पर चैनल है। तो देखिए इस तरह की और वीडियोस मैं लाते रहती हूँ। और अभी जो आपके थोड़े से दिन रह गए हैं, लगभग 4 दिन आपके पास शेष हैं फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा के लिए, तो प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व कर लिया है। और भी महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियोस आप चैनल से देख सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका नाम है फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी। उसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स हैं और अदर नोट्स हैं, वो सभी वहाँ पर ही एक साथ कलेक्ट किए हैं। वहाँ से आप हर टॉपिक से देख सकते हो कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।